Hello students, this is educator Vaishrin Singh. Hope you all are doing well. So students, today we are going to start with a next chapter for class 10 chemistry, and the name of the chapter which I'm going to teach you today. Okay, so the name of that chapter is metals and non-metals, and I had promised the compartment examination students basically that I will be providing a series for class 10th science compartment examinations, and we have already covered chapter first, and today I have taken the third chapter of chemistry, not the second chapter, because I wanted to teach something easy, because that chapter which I had taught you, chemical reactions and equations, the last lecture, that is a very lengthy chapter basically, and I had taught all the reactions, all the equations, and I hope all your doubts were clear for that chapter. And today I have taken the easiest chapter of class 10th chemistry. So the name of the chapter is metals and non-metals. This is the easiest chapter. Okay? The theory, the questions are very easy for this chapter. The only thing is you have to keep patience and take the lecture very serious. Now you will be making your own notes, so it would be easy for you to grab all the knowledge that has been taught you in this lecture. So now students who can learn, who can study this chapter from me, so the students who are aiming for class 10th boards 2026, and the students who are going to give their compartment examinations, and there is a very less amount of time left for you, so they can study this chapter from me. So now we are going to start with the lecture. So today we are going to study about metals and non-metals, and whenever I start with the chapter, I start always with basics. ठीक है, the basics are very important. तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर कभी आप क्लास 11th का पढ़ते हो तो हमेशा आप देखोगे कि क्लास 10th का कुछ ना कुछ टॉपिक आपके चैप्टर में ज़रूर आता है. आपका चैप्टर हमेशा एनसीईआरटी में भी बेसिक्स से स्टार्ट होता है. ये है कि बेसिक्स मतलब वहाँ पे आपको दिया रहता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा इन क्लास 9th, है ना. अगर आप 10th का पढ़ रहे हो तो आपको उस चैप्टर में गिवन होगा कि यू वुड हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन क्लास 9th. तो वैसे ही बेटा जब एनसीईआरटी में डिटेल में भले नहीं दिया रहता, बट जो है आपके इसमें गिवन रहता है चैप्टर में बेसिकली, तो आपको भी मैं जब भी पढ़ाती हूँ, मैं वैसे बायो पढ़ाती हूँ, बट whenever I teach any chapter I start with basic, ताकि जो बच्चा है, कई बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, बाद में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये इजी हो जाता है ग्रेप करना. तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी आर गोना स्टार्ट विद अ चैप्टर विद अ मोटिवेशन. तो मैं एक छोटा सा मोटिवेशन दे देती हूँ आपको, क्योंकि आजकल भाई बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. वैसे मोटिवेशन मैं सच बताऊं तो मोटिवेशन आपको अपने पेरेंट्स से लेना चाहिए, बिकॉज़ वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं. और मैं ये भी बोलना चाहूँगी बेटा कि अगर देखिए आपका कंपार्टमेंट लगा है, आप फेल हो गए हो या आपके साथ कुछ भी हुआ बेटा, तो आपके पेरेंट्स जो है ना आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कर सकते हो. आपके पेरेंट्स ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप कभी किसी फील्ड में हारो, तो इसीलिए आप मेहनत करते रहिए. तो उसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन अपने साइड से देना चाहूँगी, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन गिवन बाय मी बाय माई मदर. तो मेरी मम्मी ने मुझे ये मोटिवेशन दिया था, तो आज मैं आपको देती हूँ कि बेटा सफलता जो है आपका संघर्ष देखती है और आपका प्रयास देखती है, ना कि आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति. इसलिए आप प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम एक दिन ज़रूर चूमेगी. जैसे बेटा बिना शून्य के गिनती अधूरी होती है. आपको पता होगा कि गिनती जो है हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं, टेबल्स हम लोग पढ़ते हैं, तो हमेशा 0 से आपकी टेबल स्टार्ट होती है. तो 0 1 2 3 4 तब तो आप 100 तक जाते हो. तो वैसे ही बेटा लाइफ में भी हमें हमेशा 0 से शुरू करना होता है ताकि हम 100 तक जा सके. सो दिस वॉज अ वेरी नाइस मोटिवेशन गिवन टू बी माई मम्मी. तो मेरी मम्मी ने मुझे ये मोटिवेशन दिया था फॉर द क्लास. आज मैंने मम्मी को बोला कि आप मुझे बताइए कुछ कि मैं आज क्लास में बोल सकूँ छोटा सा मोटिवेशन, तो मेरी मम्मी ने दिया. फिर आज हम लोग अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं. इट्स वेरी इजी. सो वी कैन वी स्टार्ट विथ क्लास 9th बेसिक्स. सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 9th द चैप्टर मैटर. मैटर आपने पढ़ा होगा एंड इट्स सराउंडिंग्स. डू यू नो व्हाट इज मैटर? सो व्हाट इज मैटर? नाउ हियर आई एम हैविंग अ मार्कर इन माई हैंड. मेरे पास यहाँ पे एक मार्कर है. सो ये मार्कर जो है अगर मैं कहीं पे रखूँगी तो ये कोई ना कोई स्पेस लेगा ना.
स्पेस लेगा। अगर मैं इसको टेबल पे रखूंगी तो ये टेबल की स्पेस ले लेगा, अपने शेप के अकॉर्डिंग ये अपना स्पेस ले लेता है। और ये कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का बना होगा, जैसे पार्टिकल्स यानी कि कुछ प्लास्टिक एंड ऑल से बनता है ना, तो उसी तरीके से बेटा मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें पहला जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी बेसिक्स ऑफ क्लास 9th, वो है बेटा मैटर। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मैटर? मैटर होता है बेटा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कोई ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, या फिर बेटा ये एक मास उसके पास हो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज इट्स ओन मास। ठीक है, कोई ना कोई मास होता है बेटा, हर चीज का कोई ना कोई मास होता है। मास यानी कि उसका कोई ना कोई तो वेट होगा ना, कितने वेट का है, तो अपना अपना मास वो कैरी करता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज इट्स ओन मास इज नोन और इज कंसीडर्ड एज मैटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इज considered as matter. Now can you tell me what is matter made up of? So matter is made up of particles. तो matter किसका बना हुआ होता है बेटा? यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, matter is made up of particles. Matter is made up of particles. Matter is made up of particles. Now matter, if you have studied in class 9th, matter has been classified into two types. Pure होता है, एक impure होता है। तो what are the two types? Matter is classified into two types. One is pure type of atom, and one is impure. So pure and impure. Can anybody tell me what is pure? प्योर होता है बेटा कि जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स आपको मिले, है ना, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आपको मिले, ठीक है, ऑल ओवर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग प्योर बोलते हैं, ठीक है। प्योर और इम्प्योर बेसिकली। तो प्योर क्या होता है बेटा? सेम टाइप ऑफ मैटर जहां पे भी मिलेगा। जैसे बेटा आप उसको रिफाइन कर सको, ताकि रिफाइन कर सको। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो है बेटा, जैसे आपने पानी लिया, पानी में सपोज आपने जो है चीनी को घोला, तो क्या बेटा आपके पास, आप पियोगे तो आपको चीनी का ही टेस्ट आएगा ना, सिंगल चीज है। आप कोई चीज बना भी रहे हो तो उसमें आपने चीनी लिया, ठीक है, चीनी को आपने पानी में घोला तो चीनी ही मिलेगी ना आपको। तो वही चीज है बेटा कि एक ही चीज से आपने बनाया तो वो प्योर कहलाएगा, यानी कि ये प्योर शुगर सोल्यूशन है। नाउ व्हाट इज इम्प्योर? इम्प्योर होता है कि डिफरेंट टाइप या फिर टू और मोर टाइप ऑफ मैटर का बना हुआ होता है। जैसे कि बेटा आपने पानी लिया, पानी में आपने चीनी भी घोल दिया, नमक भी घोल दिया, नींबू भी डाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका एक लेमिनेट बन जाएगा, नींबू पानी बन जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका इम्प्योर कहलाता है, यानी कि मोर देन टू और मोर टाइप ऑफ मैटर मिलता है, यानी कि मोर देन वन और टू टाइप ऑफ एटम का, ये टू टाइप ऑफ मैटर का ये फॉर्म होता है, ठीक है, मैटर का ये बना हुआ होता है। Now this is pure and impure. Now pure is classified into two types, element and compound. What is element and what is compound? Can anybody tell me what is element and what is compound? Now pure is classified into two types, element and compound. पूरा जो है हमारा चैप्टर रिवॉल्व करता है इन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट एंड बेटा क्या होता है? हमारा कंपाउंड होता है। नाउ व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट होता है बेटा सिंगल टाइप ऑफ, जब सिंगल टाइप ऑफ एटम या फिर आपको मैटर मिलेगा बेटा सिंगल टाइप का, और आपको टू और मोर या फिर और लार्ज टाइप ऑफ
मैटर जब मिलेगा तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है बेटा आपका कंपाउंड। नाउ यहाँ पे आपने इसकी और इसकी डेफिनेशन देख ली। नाउ व्हाट इज इम्प्योर मैम, what is the classification of impure? Impure can be classified into two types. I would like to tell you, it is homogeneous and heterogeneous. Now what is homogeneous and heterogeneous? ये आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे इन क्लास 11th, मोल करके एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ोगे। अभी मैं बस हल्का हल्का आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है बेटा। होमोजेनियस यानी कि सेम कॉम्पोजिशन या फिर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। आप स्कूल जाते हो, सपोज मैं होमोजेनियस का आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप स्कूल जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल में डिफरेंट स्कूल ड्रेस पहन रहे हो, आपका फ्रेंड दूसरा ड्रेस पहन रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, नहीं ना। तो फिर क्या कहते हैं, जो सब बच्चे एक ही कलर का एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म। क्यों नाम दिया गया यूनिफॉर्म, यानी कि सब के सब, यूनि मतलब सेम होता है, यानी कि सबके सारे बच्चे क्या होते हैं, सेम ड्रेस पहन के जाते हैं। नाउ व्हाट इज हेट्रो? हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पे हेट्रो मतलब इतना आप ध्यान रखिए, बस सिंपल सा, भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बस ये क्लासिफिकेशन है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। होमो मतलब सेम और जीनस मतलब कि सेम टाइप, ठीक है। और हेट्रो मतलब क्या होता है बेटा, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जिनमें कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन शो करता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, वैसे ही कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है मैम, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। आपको एक ट्रिक मैंने बता दी यूनिफॉर्म, उससे याद रखिएगा कि सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म composition. Now students, this is element में बेटा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेटल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम लोग सिर्फ ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे चैप्टर का नाम है। तो एलिमेंट्स ने क्या क्लासिफाई किया बेटा, मेटल्स को क्लासिफाई किया, नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया एंड क्या बेटा, मेटलॉइड्स को क्लासिफाई किया। ये आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों सिर्फ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे मेटल्स की डेफिनेशन, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे तो ये भी मैं बता दूंगी आपको। वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन में कितने सेल्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगी, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मतलब बेसिक एसिड के साथ हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद डाइल्यूट एसिड के बारे में, एसिड से करते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस आने वाले हैं। दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी, तो बस इसको आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं इसको इरेज करके एंड देन आपको मेटल्स के साथ मिलती हूँ कि व्हाट इज मेटल्स। So now students, what is metals? What are metals? Metals are the substance, or it is a substance that helps in donate of electrons. Donation of electrons में वो help करते हैं. These are electronegative in nature. They allow electricity or heat conduction. Heat conduction and electricity का conduction ये करते हैं. These are electropositive in nature. Because electropositive क्यों है? क्योंकि they have the tendency to donate electrons. So what is metals? Now note down here. What are metals? Now मैम metals क्या होते हैं? It is a substance. वो क्या होता है बेटा? It is a substance. It is a substance that has or have the tendency to donate electrons by conduction of electricity और heat. ये heat भी लाते हैं बेटा, और क्या करते हैं ये लोग, conduction भी में help करते हैं. तो what do they do? By conduction of heat
और हेड नहीं बेटा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी. So what is this? It is a substance that has or have the tendency to donate electrons by conduction of heat or electricity. तो ये हो गई आपकी definition of metals. और ये भी बता दो बेटा, it is electropositive, positive in nature. क्यों नेचर में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बेटा? क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं बेसिक सब, यहाँ पे आपकी इस तरीके की आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है. तो बेटा जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है बेटा, दोनों जो है कहाँ रहते हैं? अपने न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. और जो रिवॉल्व करता है बेटा वो है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करता है जिसको आप कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी ले सकते हो. तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये दे रहे हैं. आप कभी किसी को, सपोज आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप किसी की हेल्प करते हो, कोई गरीब है या मतलब जो बेसिकली आपने अपने फ्रेंड की ही हेल्प की, तो आपको अंदर पॉजिटिविटी लगेगी ना, नेगेटिविटी तो आएगी नहीं कि मैंने किसी को दिया तो मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी कि नहीं. हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, हम इतने काबिल हैं कि हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, पॉजिटिविटी आती है अपने अंदर. तो वैसे ही बेटा कि जब आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा कि मैं पॉजिटिव बनूंगी ना, नेगेटिव तो बनूंगी नहीं. तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा कि इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और हमेशा ध्यान रखना बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या हो गया? इट इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. नाउ यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल बोलते हैं. तो आपसे सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं. सो नाउ आई वुड लाइक टू नोट कि वैलेंस सेल में बेटा हमको जो है 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. किसमें बेटा? मेटल्स में, ठीक है, मेटल्स में. क्यों ऐसा होता है बेटा? देखिए, अगर हम देखिए हमारे पास इतने कम जो है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है मैम कि यहाँ पे इतने कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऐसा रीज़न ये है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन्स हम किसी को दे रहे हैं, हम 7 बेटा देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स से आपकी जो है ऑक्टेट पूरी होती है. इसके लिए आप बेसिक्स जाके देखिए, ठीक है. मैं आपको समझा दे रही हूँ बस कि जैसे कि लास्ट ऑक्टेट अपना पूरा नहीं हो पाया है, अब हमको भाई ज़रूरत है कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन्स की. तो कोई हमको 7 इलेक्ट्रॉन्स तो दे नहीं पाएगा ना. तो इससे अच्छा है कि हमारी दूसरी सेल तो बैलेंस्ड है, तो मैं जो है उसको 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ या 3 दे देता हूँ, जितने भी अपने पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं उसको दे सकता हूँ इजीली. ले नहीं सकता हूँ पर दे दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है. इसलिए ये देता है, इसलिए इसके पास लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बस इतना याद रखें. और बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड लिखाया है कंडक्शन बेटा आप लोग याद रख सकते हो. कंडक्टर आपने पढ़ा होगा. कंडक्टर क्या होता है बेटा? ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पासेज, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैसेज थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज थ्रू इट, उसके अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं. इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन मेटल्स. मैम नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? तो आज मैं आपको नॉन मेटल्स अभी पढ़ाने वाली हूँ. तो व्हाट आर नॉन मेटल्स? तो यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं हम लोग के? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, एंड इट इज अ सब्सटेंस और एन एलिमेंट, ठीक है. इट इज अ सब्सटेंस, लिख लो जल्दी जल्दी. इट इज अ सब्सटेंस. क्या होता है बेटा? इट इज अ सब्सटेंस और an element that क्या करता है बेटा? that accepts or gains electrons and does not allow, क्या नहीं करता? डज नॉट अलाउ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं करना. डज नॉट अलाउ द कंडक्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और साथ में बेटा इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि ये किसी से ले रहा है। अब इसके पास लोड है कि मैं उससे ले रहा हूं, मुझे भी तो कल उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से पैसे लिए तो आपके ऊपर लोड रहेगा ना, नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगी कि कितनी जल्दी मैं उसको पैसा दे दूं तो मेरा काम बन जाए। तो वैसे ही बेटा इसके पास है, ये लेता है सबसे, तो अब इसको लगता है कि भाई मैं मतलब जो ले रहा है तो इसके अंदर नेगेटिविटी आएगी ना, किसी से इसके अंदर टेंशन आएगा कि मुझे देना है किसी को। तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नाउ यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इसके वैलेंस सेल में मैम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा, बताओ जल्दी जल्दी। 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा एंड 7 रहेगा। क्योंकि 8 से हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो इसलिए 7 तक रहेगा। मान लो अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 चाहिए तो ये 1 इसको दे देगा तो 8 हो गया। मान लो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 2 देना पड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 7 8 हो जाएंगे। इसके पास सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको देना पड़ेगा बेटा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मैं आपको बताऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर हम मूव करेंगे ऑन रिएक्शंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इसको फटाफट से रेस करती हूँ, रेस करके मिलती हूँ आपसे। सो नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनको हम लोग 7 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, डक्टिबिलिटी। नाउ कंडक्टेंस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो थ्रू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में से मैंने अभी आपको कंडक्टर बताया, वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी का पासेज कहाँ पे होगा। नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी होता है बेटा अपना कि व्हेन, या फिर लिख सकते हो द एबिलिटी of an element to be converted, किसमें? converted into, किसमें? into a thin wire में convert होना। and what is malleability? ठीक है, malleability क्या होता है कि the ability of element to convert into a thin sheet में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या बोलते हैं? malleability बोलते हैं। नाउ व्हाट इज लस्टर? आपको पता होना चाहिए कि शाइनिंग, जिसमें सबसे ज्यादा शाइनिंग होती है, शाइनिंग ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। शाइनिंग ऑफ एलिमेंट, शाइनिंग जो प्रोवाइड करता है एलिमेंट को, उसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। सोनोरिटी क्या होता है बेटा? टन 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 टन। अब आप कोई भी मेटल ले लो, मेटल को ठोकोगे ठक 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 ठक, कोई ना कोई तो आवाज निकालेगा ना बेटा। वो आवाज निकालने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सोनोरिटी बोलते हैं। ये क्या होता है? मेटालिक साउंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेटालिक साउंड ये प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन एलिमेंट। फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। कौन किस में कन्वर्ट करेगा, कौन किस में मिलेगा, ठीक है, वो चीजें बताऊंगी मैं। हार्डनेस क्या होती है कि कितना ज्यादा हार्ड एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किसका मेल्टिंग यानी कि पिघलने की क्षमता किसकी ज्यादा है, और बॉइल मतलब कि किसको बॉइल करने की क्षमता ज्यादा है, किसमें ज्यादा लगेगा। नाउ व्हाट आर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स में जो है कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाती है भाई, नॉन मेटल्स में नहीं होती। बट यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा बेटा कि इसका एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन यानी कि सिर्फ एक चीज जो इसमें मिलेगी जो कि कंडक्टिविटी शो करेगी, वो हो जाता है बेटा ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, GRAPHITE। नाउ यहाँ पे मेरे पास अभी पेंसिल है नहीं, तो अगर आपके पास पेंसिल होगी, सपोज नाउ यहाँ पे मेरे पास पेंसिल मिल गई मुझे, तो यहाँ पे आपके पास पेंसिल है तो आप
कभी भाई पेंसिल से लिखे होगे ना, तो ये जो होता है इसी को ही ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। पेंसिल के जिससे आप लिख पाते हो उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। डक्टिबिलिटी क्या होता है, थिन वायर में कन्वर्जन। तो इसको हम लोग मेटल्स को थिन वायर में ठोक ठोक के थिन वायर हम लोग बना सकते हैं। नॉन मेटल्स को ठोकोगे तो भाई वो तो चल बसेगा, खत्म हो जाएगा। क्या आप नाइट्रोजन एग्जाम्पल ले सकते हो कि नाइट्रोजन को आप ठोक सकते हो? नहीं ठोक सकते हैं, नहीं ठोक सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी मेलिएबिलिटी आ जाता है बेटा। मेलिएबिलिटी यानी थिन शीट में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। O2 की क्या थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। नाउ यहाँ पे लस्टर बेटा जो शाइनीनेस प्रोवाइड करेगा। नाउ क्या मेटल शाइनी होते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप चांदी देख लीजिए, हाँ चांदी गोल्ड सब शाइनिंग होती है कि नहीं होती है इनके अंदर? तो बस वही चीज है कि Ag आपका शाइन करता है, Au आपका शाइन करता है। तो लस्टर जो है मेटल्स में तो होते ही हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होता। बट नॉन मेटल्स का एक एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हो? डायमंड। डायमंड शाइन करता है, करता है डायमंड शाइन, बहुत अच्छे से करता है डायमंड शाइन। तो इसका एक्सेप्शन आप लिख लेना बेटा कि इसका एक्सेप्शन मैम हो जाएगा डायमंड, ठीक है। डायमंड इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। और डायमंड बेटा ना हार्डनेस में भी इसका एक्सेप्शन है डायमंड। सोनोरिटी, मेटल्स में जब हम ठोकते हैं तो आवाज आती है, नॉन मेटल्स को ठोकेंगे तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है। फिजिकल स्टेट, मैं आपको बता दूं बेटा मेटल्स में 99% बेटा, ठीक है, आपके सॉलिड में मिलते हैं। नाउ ओनली सिर्फ 1% बेटा सॉलिड लिक्विड गैस में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, सॉलिड में मिलेंगे आपको कितने, 99% मैम। और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, ये सॉलिड में भी मिलेंगे बेटा, लिक्विड में भी मिलेंगे, और किस में मिलेंगे बेटा, आपके गैस में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाउ हार्डनेस, हार्डनेस नॉन मेटल में तो हार्डनेस भाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हार्ड बहुत ज्यादा होता है। अब आपको मैं कह दूं आयरन को, भाई सीढ़ी आपके पास आयरन की, आपके पास आयरन को जो भी, आप उसको ऐसे दबा दो तो दबा लोगे, आपसे दब जाएगा? वो नहीं दबेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ऑब्वियसली। तो ये देखिए ये हार्डनेस का हो गया। बट बेटा हार्डनेस में मेटल्स का भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स का भी एक्सेप्शन है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। देखो यहाँ पे इसका एक्सेप्शन क्या होता है बेटा, सोडियम होता है बेटा और पोटेशियम। आपको कभी वहां पे सोडियम इतना सॉफ्ट होता है ना, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, इट कैन बी कट बाय अ नाइफ, नाइफ से भी आप इसको काट सकते हो ना। यहाँ पे ये क्या होता है कि एब्सेंट होता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो इसका एक्सेप्शन लिख लेना बेटा कि इसका एक्सेप्शन होता है डायमंड। डायमंड इतना हार्ड होता है बेटा कि आप नॉर्मल चाकू से चाहोगे तो नहीं काट पाओगे, मशीन के नीचे उसको कट किया जाता है, उसकी एक अलग से नाइफ आती है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, क्योंकि ये ईजी होता है ब्रेक करने के लिए और ये डिफिकल्ट होता है टू ब्रेक। इसका एक्सेप्शन ले लेना बेटा, इसका एक्सेप्शन ले लेना गैल्बियम, ठीक है, गैल्बियम ले लेना, ठीक है। इसको अब ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी हो गई। एक्सेप्शंस का ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्डनेस के क्या एक्सेप्शंस है, उसके क्या। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So now students, what are valence electrons या फिर chemical properties of metals and non-metals? Now here what are valence electrons? Valence electrons मैंने आपको metals के already बता दिए थे, कितने होते हैं बताइए फटाफट से, 1 2 and 3। आउटर मोस्ट सेल में मतलब कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 6 and 7 ये मैंने बताए थे। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? मैंने मेटल्स की डेफिनेशन में ही बता दिया कि ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर। नाउ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली ये देता है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। और ये लेता है भाई दूसरे से, तो इसके अंदर नेगेटिविटी आएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे।
नाउ हियर व्हाट इज ऑक्साइड टाइप, यानी कि बेसिक क्या रहेगा नेचर में, एसिडिक क्या रहेगा। अभी मैं नॉर्मल इसको लिखवा दे रही हूँ, और जब आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जब मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्साइड टाइप क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं हमेशा याद रखना बेटा, ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अभी आपको आगे एक एक्सेप्शन आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, जिसमें आपको ये गिवन रहेगा कि बेसिक और एसिडिक दोनों शो करते हैं, एल्यूमिनियम जिंक, तो वो आएगा जब तब मैं बताऊंगी। तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं बेसिकली, और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिर आपको कोरोसिव, कोरोसिव कौन होंगे आप बताइए, कोरोसिव मतलब कि कोरोजन किसमें ज्यादा शो करेगा, बताइए फटाफट से, कोरोजन किसमें ज्यादा शो होगा। तो कोरोजन बेटा जो होता है यहाँ पे जो है ये शो करेगा, और यहाँ पे ये जो है कोरोजन जो है नहीं शो करेगा। नाउ टाइप ऑफ नेचर, टाइप ऑफ नेचर क्या होता है बेटा, यहाँ पे अपना एनायन होता है, एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है। हमेशा याद रखना बेटा, जो एन आयन होता है अपना, ये क्या होता है, ये अपना क्या होता है, एन आयन वो नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना कि नेगेटिव होता है। और कैट आयन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होते हैं, ये कैट आयन होते हैं हम लोग के, कैट आयन होते हैं जो कि पॉजिटिव होता है। एंड ये क्या होता है हम लोग का, एन आयन होता है जो कि क्या होता है बेटा, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कोरोजन जो है अभी लास्ट का टॉपिक है, उसमें मैं और क्लियरली आपको लिखवाऊंगी। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो बेटा जो हम लोग के मेटल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होंगे बेटा, जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कि जो लास्ट लेक्चर के मैंने लास्ट में 2-4 मिनट आपके लिए थे, तो उसमें मैंने आपको बताए थे कि जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ज़्यादा रहेगा, देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या शो करता है बेटा, ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन शो करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। और जो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये क्या करता है बेटा, ये रिडक्शन शो करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपकी टेबल हो गई फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोना मूव विथ रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले हम लोग पढ़ेंगे। So now students, we are going to learn about metals and non-metals में अब हम लोग पढ़ेंगे displacement reaction। displacement reaction reactivity series की बहुत importance है, तो ये series आपको एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अभी मैं इसको रेज भी नहीं करूँगी कुछ देर तक, क्योंकि आपको ये सीरीज याद ही होनी चाहिए भाई, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव से जब लो रिएक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी इस सीरीज़ का यूज़ था, इस चैप्टर में भी इस सीरीज़ का यूज़ है, हो सकता है आगे फर्दर भी चैप्टर्स में इसका यूज़ रहे। तो ये चीज़ आप याद रखें बेटा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ट्रिक्स निकाल लीजिए फ्रॉम यूट्यूब, ये 1 शॉट सीरीज़ है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक्स नहीं दे सकती हूँ, या फिर आपको कुछ ट्रिक्स पता है इसके बारे में तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा ताकि और बच्चों की हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर में ही कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे भी अब हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, एलिमेंट की जगह मेटल यूज कर देंगे। व्हेन एन हाईली रिएक्टिव, क्या बेटा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट when an highly reactive element displaces a less reactive element, less reactive, थोड़ा सा मुझे मार्कर में इंक डाल लेने दो तो फिर स्टार्ट करते। ओके, सो रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल, बेटा देखो मैं वही डेफिनेशन फिर से लिख ली, मेटल और यहाँ पे भी मेटल, ठीक है, मेटल। When a highly reactive metal displaces a less reactive metal, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, from its salt solution, ठीक है, from its salt solution। जैसे कि salt, देखो पहले A लिखा हमने, A प्लस salt solution of B था, तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, B को अलग कर देगा, यानी कि salt
सॉल्ट का सोल्यूशन ऑफ ए हो जाएगा बेटा प्लस बी, इसको डिस्प्लेस कर दिया। सपोज ए बी है हमारे पास, देखो यहाँ पे सपोज ए है प्लस बी सी है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो ए सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, बी को हटा देगा। तो इस तरीके से ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जो सोडियम और बेटा पोटेशियम है, इस चैप्टर का याद रखिएगा, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर जाते हैं। ये मीडियम होते हैं बेटा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और हम लोग के क्या कहते हैं जो है ये मीडियम होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मीडियम होते हैं, ये हॉट वाटर में रिएक्ट कर जाते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सॉरी बेटा लेड तक लेना, हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीडियम रिएक्टिव हो गया, ये लेस रिएक्टिव हो गया। लेस रिएक्टिव वाला जो है बेटा ये स्टीम से ही रिएक्ट करेगा, स्टीम की वजह से ये रिएक्ट करेगा। और जो लीस्ट रिएक्टिव होता है ये किसी चीज से नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये बहुत आलसी है और ये रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन ये किसी के साथ करता ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी गिवन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यहाँ पे लिख लेना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ, इससे बेटा विथ वाटर, वाटर के साथ, उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम के रिएक्शन में दिखाऊंगी, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। देखो पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा कि व्हेन वी रिएक्ट, जब हम रिएक्ट करते हैं बेटा अ मेटल और एन मेटल विथ वाटर, विथ वाटर, विथ वाटर, वी गेट मेटल ऑक्साइड, हमको क्या मिलता है मेटल ऑक्साइड, वी गेट मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, क्या मिलता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगा। नाउ मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है बेटा अपना, मेटल ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होता है किसमें बेटा इन वाटर। तो ये फिर से रिएक्शन करेगा सॉल्युबल इन वाटर एंड विल डिजॉल्व कंप्लीटली, डिजॉल्व कर जाएगा किससे बेटा कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा। एंड ये क्या करेगा एंड dissolves completely and dissolves completely and further forms, क्या करेगा बेटा फर्दर फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा मैम, ये फॉर्म कर लेगा मैग्नीशियम, सॉरी ये फॉर्म कर लेगा बेटा अपना मेटालिक मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये मेंशन कर लेना हाइड्रो ऑक्साइड ये फॉर्म कर लेगा। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूंगी कि पहले हमने मेटल को बेटा वाटर से रिएक्ट किया, वाटर से रिएक्ट किया तो हमको क्या मिला, ये रिएक्शन लिख लेना, मेटल से वाटर को रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा मैम, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस हमको क्या मिल जाएगा मैम, प्लस हमको मिल जाएगा बेटा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन की गैस, ये एक्वस में ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है बेटा, ये लिक्विड है। जो मेटल ऑक्साइड होता है ये क्या होता है एक्वस में मिलेगा, ऑक्साइड है ना बेटा, ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस जो होता है ये तो गैस है ही, ये हम सबको पता है उड़ेगा। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या बताया कि मेटल ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करेगी वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि ये सॉल्युबल होती है किसमें वाटर में। तो क्या होगा मेटल ऑक्साइड जो है बेटा ये वाटर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, प्लस आप वाटर कर लो, या फिर बेटा ये वाटर के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगी, जब ये रिएक्शन करेगी तो ये फॉर्म कर लेगा बेटा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, क्या फॉर्म कर लेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब होता है बेटा OH, जहां भी आपको OH दिख गया समझ लो हाइड्रो ऑक्साइड है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब मैं इसको इरेज करूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू डू रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड किसका पोटेशियम विथ वाटर, वाटर के साथ जब उसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव विथ रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम विथ
किससे, वाटर के साथ। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन के मैंने क्वेश्चंस भी पूछता है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मोर रिएक्टिव होती है तो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में निकालती है। इसीलिए बेटा इनके पास हम लोग वाटर या मॉइस्चर नहीं लेके जाते, सोडियम या फिर पोटेशियम के पास, क्योंकि बेटा ये क्या करेंगे, ये बस्ट कर जाएंगे। कभी भी आपको ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप कभी सोडियम के पास पानी लेके जाइए, या थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा बेटा तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर हीट एनर्जी होती है, जो कि क्या करेगा बेटा, ये फिर बस्ट कर देगा आपके। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ बेटा किसका, सोडियम एंड किसका, पोटेशियम विथ वाटर। ठीक है, आप लोग पूरी इसमें लिख लेना कि कैसे क्या होता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ सिंपल कि क्या होगा कि हमने जैसे सपोज 2K रिएक्शन देखिए, 2K यानी कि पोटेशियम को हमने किससे रिएक्ट किया बेटा, वाटर से रिएक्ट किया। क्या वाटर को ऐसे लिखा जाता है, तो ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा 2KOH, 2KOH कैल्शियम सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमको, प्लस बेटा H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, H2 निकल रहा है, ये एक्वस में है बेटा, ये गैस में है, और हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में निकाली जाएगी। तो यहाँ पे एक आप नोट डाल लीजिए, मैं अभी बोल रही हूँ आप उसको लिखोगे, तो नोट डालिए बेटा वहां पे कि जो है never, it is never suggested to take a moisture near sodium and potassium gas as it is very highly reactive and would cause heat blast। ठीक है, heat blast, क्योंकि ये heat energy को फॉर्म करती है। तो ये आप आई होप लोग क्लियर हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे हमने लिया था बेटा पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम हमने लिया, पोटेशियम अपना सॉलिड है भाई, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने लिया था लिक्विड, ये हमारा वाटर है। जब हमने इसको वाटर से रिएक्ट किया तो हमको क्या मिल गया बेटा, हमको मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, साथ में हमको क्या मिल गया बेटा, हाइड्रोजन मिल गया, और हीट एनर्जी निकल रही है। सिर्फ बेटा सोडियम और पोटेशियम के रिएक्शन में ऐसा होगा, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है कि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पे आप नोट भी इसी में ही डाल लो बेटा कि हाईली रिएक्टिव जो होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव जो होते हैं, जैसे कि हाईली रिएक्टिव जैसे कि सोडियम बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, और पोटेशियम बेटा, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है हीट एनर्जी कॉज करते हैं, हीट एनर्जी कॉज करते हैं, हीट एनर्जी को कॉज करेंगे, और साथ में मैं बता दूं बेटा कि ये जो है ब्लास्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनके पास मॉइस्चर नहीं लाया जाता। ये तो आपने लोग ने लिख लिया होगा, बट ये बेटा ये रिएक्शन हम लोग कोल्ड वाटर में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर में ना। यहाँ पे जब कैल्शियम को रिएक्ट किया बेटा, कैल्शियम व्हेन रिएक्टेड, अब आ गया हम लोग कैल्शियम पे भाई। ठीक है, कैल्शियम व्हेन रिएक्टेड विथ किससे बेटा, विथ वाटर, which water forms a violent reaction without release of हीट एनर्जी। इसमें कोई हीट एनर्जी का रिलीज नहीं होता, क्योंकि ये मीडियम जो है क्या होती है, मीडियम रिएक्टिव होती हैं। तो हमने यहाँ पे कैल्शियम लिया, प्लस हमने 2H2O लिया। कैल्शियम को बेटा हम लोग ने क्या किया, वाटर से रिएक्ट किया मैम, और ये हमारा का क्या होता है, सॉलिड होता है बेटा, ये हम लोग का लिक्विड होता है, और इसको जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। OH जो होता है ये क्या मिल गया बेटा, हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया मैम। क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, प्लस हमको H2 गैस मिल गई, और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। और यहाँ पे बेटा देखो कोई भी हीट एनर्जी नहीं निकली, क्यों नहीं निकली, और ये रिएक्शन जो होती है जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं बेटा, मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्या करते हैं बेटा, ये हॉट वाटर में भी इनकी रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, और साथ में नो हीट एनर्जी का रिलीज होता है, नो हीट एनर्जी
नो हीट एनर्जी का रिलीज होता है, कोई भी हीट एनर्जी का यहाँ पे रिलीज नहीं होता। तो दिस इज योर रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रिएक्ट एल्यूमिनियम, यानी कि लेस रिएक्टिव जितने हैं एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ठीक है, या Pb। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, Fe डू नॉट रिएक्ट विथ cold or hot water but react with steam to form metal oxide। मेटल ऑक्साइड, ये ध्यान देना, मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते हैं ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, रिएक्शन लिखो फटाफट से, कि जैसे कि 2 एल्यूमिनियम है, 3O2 हमको मिल रहा है, 3H2O, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। तो हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है बेटा, प्लस में हमको क्या मिल जा रहा है, 3H2 अपना बाहर आ जा रहा, उड़ जाएगा, ये गैस है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये क्या बेटा, सॉलिड में है, लिक्विड में है, वो एक्वस में मिलेगा ही। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम है, और ये क्या हमारा वाटर है। हमने इसको रिएक्ट किया तो हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिल गई, ठीक है। और जो मैंने पिछले भी नोट करवाए बेटा उसको लिखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्योंकि मैं अब नहीं लिखवाऊंगी आपको वो। फिर अब दूसरी रिएक्शन हम किससे देखेंगे, Zn से। और एक आपकी होमवर्क है, सॉरी, अब आपका मैं Fe से करवा देती हूँ और Zn मैं आपको दे देती हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। Fe विटिक हो गया तो मैं जो है Fe करवा दे रही हूँ, Zn इज योर होमवर्क। तो रिएक्शन लिखनी है ऑफ Zn, ये क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसी से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो यहाँ पे सपोज हमको क्या मिल गया बेटा, 3Fe मिल गया, 3Fe प्लस 4H2O मिल गया। जब हमने इसको वाटर से रिएक्ट किया तो हमको क्या मिल जाएगा, Fe3O4 मिल जाएगा, प्लस बेटा हमको क्या मिल जाएगा, प्लस में हमको H2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन होती है। ये Fe मतलब आयरन होता है बेटा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो ये हम लोग का क्या होगा, वाटर हो गया, ये हम लोग का गैस हो गया। तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीजन है ना बेटा, ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस ये हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। अब मैं फटाफट से बोल रही हूँ और आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे मैं बोलूंगी, देखिए नोट करिए पहली पॉइंट कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड, सॉरी देखो लिखो, नोट करिए पहली पॉइंट कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस अपना हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट लिखिए कि मीडियम रिएक्टिव, लिखिए मीडियम रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये कोई भी लिख दीजिए, नो हीट इज रिलीज्ड। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, तीसरे पॉइंट पे लिखिए कि मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को स्टार मार्क कर दीजिए, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, मैं बता रही हूँ। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गैस करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन गैस। इसको नोट डाउन करिए, फटाफट से इरेज करते हैं। So now students, we are going to learn the reaction of metals and non-metals with oxygen gas. टाइम कम है इसलिए मैं लिख के अब समझाऊंगी आगे का। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, मैं ऐसा लिख रही हूँ और ऐसे एकदम डिटेल में समझाऊंगी बेटा, तो ये समझिए क्योंकि मेरे गले में भी दिक्कत है। तो मेटल कंबाइन करते हैं विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ये रिएक्शन होगी, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या क्या, एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि जब मेटल यानी कि Cu आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं, यस, कॉपर को हमने रिएक्ट किया विथ O2 क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। तो हमको क्या मिल गया, एक बेसिक ऑक्साइड मिल गया जो कि क्या होता है, CuO क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है।
नाउ यहाँ पे एक्सेप्शन गिवन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यहाँ का इसका एक्सेप्शन है, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो करने लगे, बेसिक प्रॉपर्टी भी, बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी एंड एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी, तो वो कहलाता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट आर, नोट डाउन, व्हाट आर एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स? एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स दैट शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये होते हैं हम लोग के एम्पोफेरिक ऑक्साइड्स। नाउ देर विल बी अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, नोट डाउन करिए। वहां पे ये देखिए आपको ये भी गिवन है, 4Al से हमने 3O2 को हमने रिएक्ट किया तो हमको Al2O3, Al2O3 जो है बेटा ये हम लोग का एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। एम्पोथेरिक ऑक्साइड यानी कि एक एग्जांपल याद रखना, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पोथेरिक की, यानी कि ये बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी शो करेगा ना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट, मतलब जो होता है प्रूफ पूछेगा। क्वेश्चन लिख लेना बेटा, क्वेश्चन है प्रूफ एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। प्रूफ व्हाट आर एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये आपको प्रूफ करने के देगा, तो प्रूफ करने पे आप क्या करोगे, Al2O3 जो कि हमारा बेस है मैम, इसको हमने 6HCl जो होता है बेटा हम लोग के पेट में मिलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो होता है HCl मिलता है तो वो एसिडिक होता है, तो ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म कर देगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्या मिल जाएगा, क्लोराइड, तो ये क्या मिल गया, सॉल्ट, और 3H2 यानी वाटर बाहर निकल गया। फिर Al2O3 बेस एसिड क्यों बन गया, क्योंकि जब हमने इसको NaOH जो कि हमारा बेस है, OH जहां भी लगा रहा है बेटा वो बेस होता है, उससे रिएक्ट किया तो हमको एक सॉल्ट मिल गया NaAlO2, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया बेटा सॉल्ट, और यहाँ पे वाटर निकल गया बाहर। इतनी रिएक्शन याद रखना, और साथ में दिया है यहाँ पे नोट कर लेना कि नॉन मेटल्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स दैट आर आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो ये चीज ध्यान रखना, मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या क्या दिए थे, एल्यूमिनियम एक्सेप्शन गिवन था, आयरन एल्यूमिनियम गिवन था, और जिंक गिवन था बेटा, एल्यूमिनियम एंड जिंक का एग्जांपल गिवन था। एक्सेप्शन थे ये किसके, मेटल ऑक्साइड्स के, ठीक है। मेटल को जब रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। और या न्यूट्रल, डू यू नो व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल वो होता है कि ना बेटा वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, बीच में कहीं वो पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू इरेज दिस एंड वी आर गोइंग टू मूव विथ डाइल्यूट रिएक्शंस, ठीक है। तो वो भी मैं लिख के फटाफट से आपको समझाती हूँ। So now students we are going to move with reactions of metals with dilute acid। जब मेटल को हम लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमको सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, H2 गैस निकलती है। पर इसका भी एक एक्सेप्शन लिख लो बेटा, एक एक्सेप्शन लिख लो कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व नहीं होती व्हेन, जब हम किसी मेटल को रिएक्ट करते हैं, किससे, जब हम एक मेटल को रिएक्ट करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, HNO3 होता है। जब हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती, क्योंकि जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि बेटा ये रिड्यूस कर रहा है, यानी कि इसमें एडिशन हो रहा है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लो, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन, वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड।
डिस्प्लेस यानी कि हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, उससे जुड़ करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इस तरीके से समझ लो। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज इसका एक बेटा एक्सेप्शन है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा क्या है कि हम लोग निट्रिक एसिड, ऐसा कौन सा मेटल्स है जिनके साथ हम लोग निट्रिक एसिड का अगर एडिशन कर देंगे तो हमें जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो दो भाई हैं, ये दो एटम्स हैं बेटा, जो मतलब सॉरी ये दो एलिमेंट्स हैं या दो मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करेंगे विथ वेरी डाइल्यूट, ये बहुत डाइल्यूट होता है HNO3, मतलब कि निट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस अपनी निकल आएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा, फिर आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फिर खत्म भाई। फिर उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे और फर्दर चीजों पे। So now students, we're going to learn about reactions of metals and non-metals. जब हम कोई मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं बेटा तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है प्लस आयनिक कंपाउंड मिलता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, जो कि पेयरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या फिर कोवेलेंट का बॉन्ड बनाते हैं, या फिर क्या करेंगे बेटा, फॉर्म करते हैं किसका मैम, कोवेलेंट का बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट का बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो बेटा ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको इतना, फिर 3 टॉपिक्स बस, सब टॉपिक्स बाकी हैं। मेरी आज तो तबीयत खराब है, मैं पानी बार बार पी रही हूँ और फिर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब जो है मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मुझे। तो मैं बस 3 टॉपिक आके बाकी है वो मैं कल अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, मैंने सुबह से जो है बस पानी पे ही मैं हूँ। तो फिजिकल नेचर है, फिजिकल नेचर क्या है बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड ये पूछी जाती है आपसे, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिजिकल नेचर क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं नेचर में। क्यों ऐसा इनके अंदर होता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसमें, आयंस में। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग यानी पिघलने की क्षमता, बॉइलिंग यानी कि उबलने की क्षमता। फिर आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। जनरली क्या होता है बेटा, ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, इन वाटर, एंड इनसॉल्युबल होते हैं इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन। जो है बेटा जैसे कि आप जो है नमक को पानी में घोल सकते हो, पर नमक को आप पेट्रोल में, केरोसिन में, इन सब चीजों में नहीं घोल सकते हो। फिर आ जाता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 सब टॉपिक है जिनकी आपके डेफिनेशंस हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट से होता है। और सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, क्या करते हैं, कंटेन आयंस, आयंस कंटेन करते हैं दैट मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हैं जब उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो इन द सोल्यूशन ना बेटा आपके 3 टॉपिक्स बाकी हैं जो कि मैं कल आपका अपलोड कर दूंगी, सिर्फ बेटा 20 मिनट के रहेंगे, वो 20 मिनट भी मैं कम बता रही हूँ, मैं लिख लिख के समझाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछता है 5 या 10 मार्क्स का, तो वो टॉपिक कल मैं लाऊंगी आपके लिए। आज के लिए बेटा यही है, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉलो करना। कैसा लगा लेक्चर मुझे ये भी बताना, ठीक है। मैं चाहती तो अभी 20 मिनट की बात ही थी बेटा, बट मैं पढ़ा देती, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इतना आप लोग समझ लीजिए आपको कैसा लगा। रिएक्शंस जितनी बताई उस पर ध्यान दीजिए, और जितना भी पढ़ाया उतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आप जाके एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके क्वेश्चंस अटेंड करिए एनसीईआरटी के, या फिर कोई भी सैम्पल पेपर के सीबीएसई के, या फिर गूगल कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ आपका लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रही हूँ मैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना बेटा कि नेक्स्ट आपको कौन से लेक्चर की नोट्स चाहिए और कैसा लगा आपको, और क्या आपको और चाहिए, या फिर क्या चाहते हो आप, टाइम कम किया जाए या इंक्रीज किया जाए लेक्चर का, तो ये आप हमें बता सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टाइम हम मैनेज कर सकते हैं, मैम आप सब चीज़ें एकदम अच्छे से लिख लिख के पढ़ाइए, तो वो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ बेटा आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय।